नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम बात करते हैं अगले टॉपिक की। आज हम बात करने वाले हैं नैक की। नैक, नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडिटेशन काउंसिल। यह एक काउंसिल है जो मूल्यांकन का काम करती है, असेसमेंट का काम करती है। किसके असेसमेंट का काम करती है? कॉलेज के असेसमेंट का काम करती है, यूनिवर्सिटी के असेसमेंट का काम करती है। जो संबद्ध कॉलेज होते हैं, यूनिवर्सिटी से संबद्ध कॉलेज होते हैं, जो चाहे वो गवर्नमेंट हो, चाहे वो राज्य स्तर के कॉलेज हो, चाहे वो केंद्र स्तर के कॉलेज हो, उनका क्या करती है? असेसमेंट करती है। राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद, यह भारत के अंदर मूल्यांकन का काम करने वाली एक परिषद है। किसके मूल्यांकन का काम करती है? उच्च शिक्षण संस्थान के मूल्यांकन का काम करती है। जितने सारे भारत के अंदर संस्थान हैं हायर एजुकेशन से संबंधित, चाहे वो कॉलेज हो, चाहे वो तकनीकी कॉलेज हो, चाहे वो मेडिकल कॉलेज हो, चाहे वो लॉ कॉलेज हो, उनका असेसमेंट करती है। उनके काम के आधार पर, आधार काम ही होगा। कैसा काम होगा? कैसा काम चल रहा है, एजुकेशन की प्रोसेस कैसी चल रही है, शिक्षण प्रक्रिया कैसी चल रही है, कैसी पढ़ाई हो रही है, फैसिलिटी क्या क्या है, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, लाइब्रेरी है कि नहीं है, डिजिटल क्लासरूम है कि नहीं है, इन सारी चीज़ों का ब्यौरा लेती है नेक, और फिर लास्ट में असेसमेंट करती है कॉलेज का और यूनिवर्सिटी का। तो संस्थान का मूल्यांकन करना ही नेक का काम है। अब बात करते हैं इसकी स्थापना की। स्थापना कब हुई थी? सितंबर 1994 में। कब? सितंबर 1994 में। मुख्यालय की बात करते हैं, बेंगलुरु और कर्नाटक इसका मुख्यालय है। आप जो आपके सिलेबस में जो सारे संस्थान दिए गए हैं, उनका ज़्यादातर संस्थानों का जो मुख्यालय है वो दिल्ली में है, लेकिन जो नैक का मुख्यालय है वो बेंगलुरु कर्नाटक में है। आगे बात कर लेते हैं। नैक महत्वपूर्ण तथ्य, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का स्वायत्त संस्थान। किसका संस्थान है? विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का। अभी हम बात किए थे पहले वीडियो में यूजीसी की, तो ये किसका ऑटोनॉमस बॉडी है? यूजीसी की। यूजीसी के अंतर्गत ही ये अपना मूल्यांकन का काम करती है, तो ये महत्वपूर्ण हो जाता है यहाँ पर। सेकंड पॉइंट है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के आधार पर क्रियात्मक योजना के 1992 की सलाह पर नैक का गठन किया गया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति कब आई थी? सबसे पहले राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में आई थी। इसी को आधार माना गया और इसी के आधार पर एक योजना बनाई गई। कौन सी योजना? क्रियात्मक योजना। क्रियात्मक योजना 1992 में बनाई गई और इसी की सलाह पर नैक का गठन किया गया। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 को आधार मानकर एक योजना बनाई गई, क्रियात्मक योजना, और 1992 में यह योजना बनाई गई। इसी की सलाह पर नैक का गठन किया गया। नेक्स्ट पॉइंट बात कर लेते हैं, संरचना कैसी होगी इसकी। नैक की संरचना कैसी है? एक पॉइंट है, इसे आप ध्यान में रखिएगा, अभी समझ लीजिए। यूजीसी के अध्यक्ष ही कार्यकारी परिषद के अध्यक्ष होते हैं। नैक काउंसिल है, एक काउंसिल है, भारत के अंदर मूल्यांकन का काम करने वाली एक परिषद है। नैक के अंदर भी कई परिषदें होती हैं जो नैक का जो मूल्यांकन का काम होता है वो करती हैं। तो नैक की परिषद, दो परिषदें होती हैं, सामान्य परिषद और कार्यकारी परिषद। दो परिषद नैक के अंदर हैं। सब परिषद आप बोल सकते हैं, सब काउंसिल, जिसके माध्यम से ही ये अपना कार्य संचालन करती है। सामान्य परिषद, जिसे जीसी बोलते हैं, जनरल काउंसिल। कार्यकारी परिषद, एग्जीक्यूटिव काउंसिल। तो इसमें क्या कहा गया है? यूजीसी के अध्यक्ष ही कार्यकारी परिषद के अध्यक्ष होंगे। नैक के अंदर दो परिषद है, सामान्य परिषद, कार्यकारी परिषद। तो इसमें ये कहा गया है भाई साहब कि यूजीसी के ही अध्यक्ष कार्यकारी परिषद के अध्यक्ष होते हैं।
मतलब जो अध्यक्ष यूजीसी के हैं, यूजीसी के अध्यक्ष पहले वीडियो में हमने बताया था कौन है, मम्मीडाला जगदीश कुमार। कौन है? मम्मीडाला जगदीश कुमार। तो यही किसके अध्यक्ष होंगे? कार्यकारी परिषद। क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि कार्यकारी परिषद के अध्यक्ष किस आयोग के अध्यक्ष होंगे? नैक के कार्यकारी परिषद के अध्यक्ष किस आयोग के अध्यक्ष होंगे? यूजीसी के, एआईसीटीई के, एमसीआई के, एनएमसी जिसे बोला गया है अब कहा जाता है। तो ऐसे क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। तो आपको ध्यान में रखना है कार्यकारी परिषद के ही अध्यक्ष यूजीसी के अध्यक्ष होंगे। क्लियर इट? अब बात करते हैं आगे निदेशक के बारे में। डायरेक्टर कौन है वर्तमान में? प्रोफेसर एस.सी. शर्मा। प्रोफेसर एस.सी. शर्मा। तो नैक के जो परिषद हैं, दो परिषद हैं, कार्यकारी परिषद, सामान्य परिषद। सामान्य परिषद के अध्यक्ष हैं धीरेन्द्र पाल, कार्यकारी परिषद के अध्यक्ष हैं जगदीश कुमार। निदेशक कौन है? प्रोफेसर एस.सी. शर्मा। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। अब असेसमेंट कैसे होगा, किस तरीके से होगा और असेसमेंट कहाँ होगा? तो मैंने बता दिया है थोड़ी सी कि असेसमेंट कहाँ करती है नैक? उच्च शिक्षण संस्थान में। असेसमेंट कहाँ करेगी नैक? उच्च शिक्षण संस्थान में, विश्वविद्यालय में, ऑटोनॉमस कॉलेज में, एफिलिएटेड यूजी या पीजी कॉलेज हो, वहाँ क्या करेगी? मूल्यांकन करेगी। तो कहाँ करेगी? राज्य स्तर, केंद्र स्तर के विश्वविद्यालय में, ऑटोनॉमस कॉलेज में, एफिलिएटेड संबद्ध यूजी पीजी कॉलेज में। ऑटोनॉमस कॉलेज जब हम 1973 का विश्वविद्यालय अधिनियम पढ़ाएंगे तो वहाँ पे ऑटोनॉमस कॉलेज की बात की जाएगी। तो ये 3 जो संस्थान है वहाँ पे असेसमेंट करेगी। कौन? नैक। अब मूल्यांकन कैसे करेगी? असेसमेंट का आधार क्या होगा? कौन कौन से आधार होंगे? भाई एक जो संस्थान होती है वो संचालित हो रही है तो कई तरीकों से संचालित होती हैं, कई काम होते हैं। तो कौन कौन से बेसिक होंगे, जो कौन कौन से बेसिक होंगे जिनके आधार पर नैक मूल्यांकन करेगी? तो एक जो बेस है वो SSR है, सेल्फ स्टडी रिपोर्ट। एक आधार है सेल्फ स्टडी रिपोर्ट और दूसरा है स्टूडेंट सेटिस्फैक्शन सर्वे। ये इम्पॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा, इसको ध्यान से देखिएगा। SSR सेल्फ स्टडी रिपोर्ट, स्टूडेंट सेटिस्फैक्शन सर्वे, पीयर टीम रिपोर्ट। 3 आधार हैं मूल्यांकन करने के। SSR स्टूडेंट सेटिस्फैक्शन सर्वे, पीयर टीम रिपोर्ट। SSR क्या है जान लेते हैं। SSR सेल्फ स्टडी रिपोर्ट। कॉलेज और यूनिवर्सिटी में नैक ने 7 क्राइटेरिया निर्धारित किए हैं जिसके अंतर्गत वो असेसमेंट का काम करेगा, है ना। तो कॉलेज और यूनिवर्सिटी में 7 क्राइटेरिया निर्धारित की गई हैं कि भाई आप एजुकेशन में कैसे हैं, एजुकेशन में आप कैसे हैं, कैसा आपका एजुकेशन का काम चल रहा है, शिक्षण प्रक्रिया कैसी चल रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा होगा, पाठ्यक्रम कैसा होगा, और भी कई सारे आधार हैं जिनके अंतर्गत नैक अपना असेसमेंट करेगी। तो यही होती है सेल्फ स्टडी रिपोर्ट और एक रिपोर्ट तैयार करेगी, इसके आधार पर वह मूल्यांकन करेगी। संस्थान इन 7 क्राइटेरिया के अंतर्गत अपना रिपोर्ट प्रस्तुत करती है। 7 क्राइटेरिया निर्धारित किए गए हैं और 7 क्राइटेरिया के अंतर्गत मूल्यांकन करेगी और अपना रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। इसी के आधार पर मूल्यांकन किया जाएगा। आगे इसकी बात करेंगे। अभी स्टूडेंट सेटिस्फैक्शन सर्वे की बात कर लेते हैं। स्टूडेंट सेटिस्फैक्शन जैसे सेंटेंस से ही क्लियर हो रहा है कि स्टूडेंट्स जो विद्यार्थी अध्ययनरत हैं संस्थान में,
उनके फीडबैक के अनुसार ही मूल्यांकन का काम किया जाएगा। उनका फीडबैक लिया जाएगा कि एक स्टूडेंट को बुलाया गया या स्टूडेंट्स की टीम को बुलाया गया, उनसे पूछा जाएगा कि भाई आपके यहाँ जो अध्ययन की प्रक्रिया है कैसी चल रही है, परफॉर्मेंस कैसा है आप लोगों का, फैसिलिटी क्या क्या है, क्या क्या फैसिलिटी यहाँ पे प्रोवाइड करवाई गई हैं, तो उनसे फीडबैक लिया जाता है। विद्यार्थी संस्थान के प्रबंधन, संचालन, अध्ययन प्रक्रिया से संतुष्ट हैं कि नहीं, उनका फीडबैक लिया जाता है और उसके आधार पर मूल्यांकन किया जाता है। अब पीयर टीम रिपोर्ट क्या है? पीयर टीम रिपोर्ट, पीयर टीम एक विशेषज्ञों का समूह होता है जो कॉलेज में, इंस्टीट्यूट में जाते हैं और अपना रिपोर्ट तैयार करते हैं। इसके आधार पर भी नैक आकलन करती है। एक टीम होती है जो इंस्टीट्यूट में जाती है, वहाँ पे प्रेजेंटेशन देती है, वहाँ पे प्रोजेक्ट करवाती है और क्या करती है, अपना रिपोर्ट तैयार करती है और उसी के आधार पर नैक मूल्यांकन करता है। तो ये तीन जो हैं वो मूल्यांकन के बेसिक हैं, आधार हैं, जिनके अंतर्गत नैक मूल्यांकन करती है। अब हम बात करेंगे SSR की, जिसमें 7 क्राइटेरिया निर्धारित की गई हैं जिसके तहत मूल्यांकन का काम करती है नैक। ये हैं 7 क्राइटेरिया जिसके आधार पर मूल्यांकन करती है नैक। क्राइटेरिया फर्स्ट, ऐसे लिखा जाता है इसे, क्राइटेरिया फर्स्ट। आपको बस क्राइटेरिया के बारे में जाननी है, उसके कितने की इंडिकेटर्स होते हैं। जैसे क्राइटेरिया हुई, उसके अंदर भी क्राइटेरिया होती हैं, सब क्राइटेरिया, तो उसे की इंडिकेटर्स बोलते हैं। क्राइटेरिया जैसे ग्रुप हुआ, उसके अंदर फिर और ग्रुप होंगे तो उसे सब ग्रुप बोला जाएगा। तो क्राइटेरिया है और क्राइटेरिया के अंदर भी कुछ पॉइंट्स होते हैं जिन्हें की इंडिकेटर्स बोला जाता है। तो क्राइटेरिया, कितनी क्राइटेरिया हैं? 7 क्राइटेरिया, ध्यान में रखिएगा, 7 क्राइटेरिया हैं। क्राइटेरिया फर्स्ट क्या है? करिकुलर एस्पेक्ट्स। पहली क्राइटेरिया क्या है? करिकुलर एस्पेक्ट्स, है ना, पाठ्यक्रम का संचालन कैसे किया जाएगा। करिकुलर एस्पेक्ट में 4 इंडिकेटर्स हैं, 4 पॉइंट्स हैं। तो पूछ सकता है कि जो क्राइटेरिया फर्स्ट है करिकुलर एस्पेक्ट, उनमें कितने इंडिकेटर्स हैं? तो इसमें 4 इंडिकेटर हैं। तो सारे इंडिकेटर्स को यहाँ पे डिस्कस नहीं किया जाएगा, जो इम्पोर्टेंट इंडिकेटर्स हैं उसी को यहाँ पे डिस्कस किया जाएगा। करिकुलर एस्पेक्ट होता क्या है? इसमें कॉलेज की, यूनिवर्सिटी की या कोई भी संस्थान है, उसकी प्रशासनिक, शैक्षणिक, प्रबंधन, पाठ्यक्रम, संचालन की सारी गतिविधियों को शामिल किया जाता है कि पाठ्यक्रम का संचालन, पाठ्यक्रम क्या है, कैसा है, शैक्षणिक संचालन कैसे हो रहा है, उसका प्रबंधन, मैनेजमेंट कैसा है ना। तो सारी चीज़ों का जो है यहाँ पे ब्यौरा लिया जाता है। सारी जो गतिविधियाँ हैं एक शिक्षण संस्थान में, एक बेहतर शिक्षण संस्थान में होनी चाहिए, ये सारी चीज़ों का ब्यौरा लिया जाता है और उसके अंतर्गत ही मूल्यांकन किया जाता है। क्राइटेरिया फर्स्ट, करिकुलर एस्पेक्ट, इसके 4 इंडिकेटर हैं। 4 इंडिकेटर में जो चौथा इंडिकेटर है वो इम्पॉर्टेंट हो जाता है परीक्षा के दृष्टिकोण से, जिसे बोलते हैं फीडबैक सिस्टम। जिसके अंतर्गत जो फीडबैक लिया जाता है बच्चों से वो कहलाता है फीडबैक सिस्टम। फीडबैक सिस्टम के ही आधार पर मूल्यांकन किया जाता है। लास्ट में सारा आप लोगों ने गतिविधियों को देख लिया, नैक ने गतिविधियों को देखा, सारा जो प्रक्रिया है कैसे चल रहा है, काम कैसा चल रहा है वो देखा। फिर बाद में लास्ट में ये सब देखने के बाद वो फीडबैक लेते हैं, किसका? बच्चों का फीडबैक लेते हैं और इसके आधार पर अपना असेसमेंट कर देते हैं। क्राइटेरिया सेकंड कैसा है? क्राइटेरिया सेकंड में टीचिंग लर्निंग इवैल्यूएशन है। क्राइटेरिया सेकंड में
टीचिंग लर्निंग प्रोग्राम कैसा चल रहा है, शैक्षणिक गतिविधियां कैसे की जा रही हैं, इसके आधार पर असेसमेंट किया जाता है। क्राइटेरिया सेकंड के भी 7 इंडिकेटर हैं, जिनमें से जो 7वां इंडिकेटर है की इंडिकेटर वो इम्पॉर्टेंट हो जाता है। 7वां इंडिकेटर यहाँ पे स्टूडेंट सेटिस्फैक्शन सर्वे है। यहाँ पे स्टूडेंट संतुष्ट हैं कि नहीं, परीक्षा कैसी की जा रही है, कार्य कैसा चल रहा है, टीचिंग लर्निंग प्रोग्राम कैसा चल रहा है, उसके आधार पर बच्चों से पूछा जाता है और बच्चे संतुष्ट हैं कि नहीं, ये यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। संतुष्ट हैं तो नैक की टीम जो होगी बच्चों से पूछेगी और बोलेगी भाई डियर स्टूडेंट्स, आप यहाँ पे अपने महाविद्यालय के और कॉलेज के संचालन से संतुष्ट हैं कि नहीं। तो इसके आधार पर फिर एक रिपोर्ट तैयार की जाएगी। क्राइटेरिया थर्ड में क्या कहा गया है? क्राइटेरिया थर्ड में रिसर्च, इनोवेशन एंड एक्सटेंशन, ये क्राइटेरिया निर्धारित की गई है कि आपके महाविद्यालय में, विश्वविद्यालय में रिसर्च की, शोध की प्रक्रिया कैसी चल रही है, शोध किए जा रहे हैं कि नहीं, शोध पर ध्यान दिया जा रहा है कि नहीं, रिसर्च पर आप ध्यान दे पा रहे हैं कि नहीं, इनोवेशन, नई तकनीकी को अपने सिलेबस के अंदर, पाठ्यक्रम के अंदर इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं कि नहीं, है ना। तो कुछ नई पहल लाने की कोशिश कर रहे हैं कि नहीं। तो ये सारी चीज़ों की रिपोर्ट यहाँ पे तैयार की जाती है। इसके भी 7 इंडिकेटर हैं। तो इसमें आप इतना जानिए कि क्राइटेरिया थर्ड में क्या है। तो रिसर्च, इनोवेशन एंड एक्सटेंशन है, इसके 7 इंडिकेटर हैं। इम्पॉर्टेंट नहीं है इनके इंडिकेटर, इस वजह से यहाँ पे डिस्कस नहीं किए गए हैं। क्राइटेरिया 4 इंफ्रास्ट्रक्चर एंड लर्निंग रिसोर्सेज, संरचना कैसी है, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, लर्निंग रिसोर्स अवेलेबल है कि नहीं, मतलब कि लर्निंग के जितने सारे रिसोर्सेस होते हैं एक कॉलेज में या एक विश्वविद्यालय में होने चाहिए, वो रिसोर्सेस अवेलेबल हैं कि नहीं, पुस्तकें हैं कि नहीं, लाइब्रेरी है कि नहीं, बच्चों को प्रैक्टिकल करने के लिए प्रैक्टिकल के जो इक्विपमेंट्स होते हैं, इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, वो अवेलेबल है कि नहीं, इन सारी चीज़ों की रिपोर्ट यहाँ पे तैयार की जाती है। इसके भी 4 इंडिकेटर हैं। 4 इंडिकेटर में 2 इंडिकेटर इम्पॉर्टेंट हैं। फिजिकल फैसिलिटी, मतलब फिजिकल फैसिलिटी, आपके यहाँ बाथरूम है, टॉयलेट है कि नहीं, है ना। तो ये फिजिकल फैसिलिटीज़ हो गई, और कुछ चीज़ें और होती हैं, है ना, तो वो प्रोवाइड की जाती है। कैफेटेरिया है कि नहीं है बच्चों के लिए, ये भी इम्पॉर्टेंट है। प्लेग्राउंड है कि नहीं है, बच्चों को प्रैक्टिकल करने के लिए लैब है कि नहीं है, ये सारी चीज़ों का यहाँ पे ब्यौरा लिया जाता है। लाइब्रेरी किस में है? दूसरे इंडिकेटर्स में है, दूसरे की इंडिकेटर्स में है। 4.1 में फिजिकल फैसिलिटी है, 4.2 में लाइब्रेरी है। तो लाइब्रेरी आपके कॉलेज में, इंस्टीट्यूट में है कि नहीं, इसकी भी रिपोर्ट तैयार की जाती है। क्राइटेरिया 5 क्या कहता है? इसमें बोला गया है कि स्टूडेंट सपोर्ट एंड प्रोग्रेशन, स्टूडेंट को सपोर्ट करने के लिए कौन कौन से प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं, है ना। कुछ बच्चे होते हैं बहुत ही हीन होते हैं, वीक होते हैं, तो उनको सपोर्ट की बहुत ज़रूरत होती है ना। चाहे वो टीचर करे, चाहे किसी के माध्यम से करवाएं, कोई प्रोजेक्ट चलाएं, कोई मिशन चलाएं, कोई कार्यक्रम चलाएं, है ना। तो इनकी भी रिपोर्ट बनाई जाती है एक कॉलेज के अंदर। इसके भी 4 की इंडिकेटर्स हैं, तो इसके भी की इंडिकेटर्स देख लेते हैं। एलुमिनी इंगेजमेंट, 5वें जो क्राइटेरिया है उसका चौथा की इंडिकेटर एलुमिनी इंगेजमेंट। अब एलुमिनी इंगेजमेंट इम्पॉर्टेंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट है, पूछ सकता है एग्जाम में, तो देख लीजिए।
पूर्व छात्र अपने पुराने इंस्टीट्यूशन को किस तरीके से योगदान देते हैं। जो पुराने छात्र हैं, जो पढ़ चुके हैं, जो अध्ययनरत नहीं है कॉलेज में, संस्थान में, तो वो अपने इंस्टीट्यूट को किस तरीके से योगदान देते हैं। मान लीजिए कोई एक स्टूडेंट है जो पहले उस संस्थान से पढ़ चुका हो और वह अब किसी पद में है, पदस्थ है, मान लीजिए वह पुलिस के पद में पदस्थ है, तो वो अपने इंस्टीट्यूट को किस तरीके से योगदान दे रहा है। वो शायद अपने इंस्टीट्यूट में आए, यदि उसका परफॉर्मेंस अच्छा हो, टीचर का व्यवहार उसके प्रति अच्छा रहा होगा, तो वो अपने कॉलेज में अवश्य आएगा, ज़रूर आएगा और योगदान देगा। किस तरीक़े का योगदान, मतलब कि बच्चों को क्या करेगा, मोटिवेट करेगा, है ना, इनकरेज करेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो एलुमनी एंगेजमेंट में ये सारी चीज़ें आती हैं। हर इंस्टीट्यूशन को एक साल में एक बार एलुमनी मीट करना चाहिए। एलुमनी मीट मतलब क्या है कि जो पूर्व छात्र हैं वो अपने इंस्टीट्यूशन में कम से कम एक बार ज़रूर आएँ, और टीचर को भी चाहिए कि वो एलुमनी मीट एक साल में करवाए ही करवाए, कंपलसरी है। तो इसमें ये कहा गया है। इसके आधार पर भी एक रिपोर्ट तैयार की जाएगी। फिर क्या किया जाएगा, एनालिसिस और असेसमेंट। छठवां क्राइटेरिया क्या है, गवर्नेंस, लीडरशिप एंड मैनेजमेंट। कैसा गवर्नेंस हो रहा है, संचालन कैसा किया जा रहा है ना, लीडरशिप है कि नहीं, मैनेजमेंट कैसा चल रहा है, प्रबंधन कैसा है, हर तरीके का जो मैनेजमेंट है वो सही है कि नहीं। तो ये सारी चीज़ें इस क्राइटेरिया में आ जाती हैं। इसके भी 5 की इंडिकेटर्स हैं। 5 इंडिकेटर्स में एक है 6.5, 5वें नंबर का इंडिकेटर्स जो इम्पोर्टेंट है, IQAC का गठन। IQAC का गठन करने के लिए सलाह दिया जाता है। यहाँ पे एक सेल होती है, इंटरनल क्वालिटी एश्योरेंस सेल, मतलब आंतरिक गुणवत्ता आश्वासन प्रकोष्ठ। यहाँ पे एक सेल होती है। सारे जो संस्थान होते हैं, शिक्षण संस्थान, उच्च शिक्षण संस्थान, वहाँ पे एक सेल बनाई जाती है ना। तो यह एक प्रशासनिक निकाय होता है जो किसी भी संस्थान का गुणवत्ता मामलों के लिए जिम्मेदार होता है कि वहाँ की क्वालिटी कैसी है, वो सारा कुछ रिपोर्ट तैयार करता है। वो सेल में रिपोर्ट तैयार होती है, फिर नैक की टीम आती है, पहले उस सेल में जाती है, वहाँ की रिपोर्ट देखती है, उसके आधार पर भी असेसमेंट करती है। तो IQAC सेल का गठन होना ज़रूरी है। यहाँ 6.5 की इंडिकेटर के तहत ये बात की गई है। तो ये 6 इंडिकेटर्स हो गए हैं। अब बात करते हैं हम 7वें इंडिकेटर्स की। इंस्टीट्यूशनल वैल्यू एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस। इंस्टीट्यूशंस की वैल्यू क्या है, उसके प्रैक्टिसेस कैसे उसमें कार्य चल रहे हैं, कैसा वो अपना ज़्यादा से ज़्यादा समय बच्चों को दे रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास कर रहा है, अच्छा करने की कोशिश कर रहा है। तो सारे प्रयास को यहाँ पे देखा जाता है। इसके भी 3 इंडिकेटर्स हैं। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पहला इंडिकेटर है जो इम्पोर्टेंट है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब समाज के प्रति जो संस्थान है वो कितना उत्तरदायी है ना। तो ये भी एक असेसमेंट का आधार होता है। इन 7 क्राइटेरियाज के टोटल मार्क्स होते हैं 1000। ये 7 क्राइटेरिया होती हैं। 7 क्राइटेरिया में नैक ने अपना रिपोर्ट तैयार किया, सारों का असेसमेंट किया, सारे जो क्राइटेरिया हैं उनके आधार पर असेसमेंट किया, और जो टोटल मार्क होते हैं वो निर्धारित होते हैं 1000 मार्क्स जो होते हैं वो निर्धारित होते हैं। अब 1000 मार्क में कितने नंबर किसको दिया जाएगा, है ना, किन संस्थान को कितने नंबर मिलेंगे, उसी नंबर के आधार पर उनका ग्रेडिंग तैयार किया जाएगा। 3 या 4 से शुरू होती है ग्रेडिंग के आधार पर ही उनको
मतलब बताया जाएगा कि ये संस्था अच्छी हैं, बहुत अच्छी हैं, गुड हैं, तो उनको ग्रेड प्रोवाइड किया जाएगा। जैसे A++, अभी भारत में जो A++ ग्रेडिंग प्रदान की गई है नेक के द्वारा, वो लखनऊ यूनिवर्सिटी को है। 2022 में, आप लोग याद रखिएगा, 2022 में लखनऊ यूनिवर्सिटी को A++ नेक के द्वारा ग्रेड दिया गया है। और एमपी की परीक्षा है तो एमपी का भी आप लोग जान लीजिए। एमपी में जो माधव यूनिवर्सिटी है वो उज्जैन में है, उसे A++ दिया गया है। कौन सी यूनिवर्सिटी? माधव यूनिवर्सिटी। तो इस फैक्ट को ध्यान में रखिएगा। बात करते हैं आगे हम। अब हम बात करते हैं एनबीए की। एनबीए की बात अभी हम बाद में करते हैं। अभी हम इसके थोड़ी सी कार्य देख लेते हैं, अभी बचा हुआ है इसका कार्य, नेक का कार्य। नेक का कार्य तो आप लोगों को ज़्यादा पता ही चल गया होगा, मतलब आपने जान लिए होंगे, लेकिन फिर भी एक लिखित तौर पर आप लोगों को यहाँ पे मैं बता देती हूँ। नेक शैक्षणिक प्रक्रियाओं और उसके परिणामों, पाठ्यक्रम की व्यापकता, शिक्षण ज्ञानार्जन की प्रक्रिया, संकाय सदस्यों, अनुसंधान, आधारभूत सुविधाओं, अध्ययन के संसाधन, संगठनात्मक ढांचा, अभिशासन, आर्थिक सुदृढ़ता, विद्यार्थियों को उपलब्ध सुविधाओं से संबंधित संस्थानों के कार्य निष्पादन के संदर्भ में गुणवत्ता मानदंडों के लिए शैक्षणिक संस्थानों का मूल्यांकन करता है। मतलब सारी चीज़ों का जो असेसमेंट है वो कौन करेगी? नेक। एक शिक्षण संस्थान में, उच्च शिक्षण संस्थान में, मतलब पाठ्यक्रम कैसा है ये भी, इसकी भी जांच करेगी। वहाँ का परिणाम क्या है, कैसा परिणाम है, सही परिणाम है, परिणाम कैसे आ रहे हैं, रिजल्ट अच्छे जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, शिक्षण संबंधी जो पाठ्यक्रम है वो कैसे हैं, है ना। शिक्षण ज्ञान अर्जन की प्रक्रिया कैसी है, मतलब टीचिंग लर्निंग प्रोसेस कैसी है, जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट होते हैं उसके जो सदस्य हैं, जो हेड हैं वो कैसे हैं, उनका व्यवहारिक जो प्रदर्शन है, वो नेचर है वो कैसा है, अनुसंधान की प्रक्रिया कैसी है, वहाँ पे रिसर्च हो रहा है कि नहीं। जैसे यूजी और पीजी कॉलेज हुए, पीजी कॉलेज हुआ तो वहाँ पे रिसर्च की प्रोसेस हो रही है कि नहीं। यूजी में तो ज़रूरी नहीं होता है, लेकिन जहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री चलती है, पोस्ट ग्रेजुएशन का पाठ्यक्रम चलता है, वहाँ पे अनुसंधान इम्पॉर्टेंट हो जाता है। आधारभूत सुविधाएं, वहाँ पे मतलब कि सीटिंग अरेंजमेंट कैसी है, बोर्ड हैं, डिजिटल बोर्ड है कि नहीं, पर्याप्त वहाँ पे बेंच हैं, टेबल हैं, चेयर हैं, पढ़ने के लिए पर्याप्त पुस्तक है कि नहीं, लाइब्रेरी है कि नहीं, है ना, टॉयलेट की फैसिलिटी है, बाथरूम की फैसिलिटी है कि नहीं, पानी है कि नहीं। सारी चीज़ों का जो आकलन है, मूल्यांकन है, वो नेक के द्वारा किया जाता है। संसाधन, पढ़ने के संसाधन पर्याप्त हैं कि नहीं, है ना, उसका स्ट्रक्चर कैसा है, बिल्डिंग कैसी है, सही बनी हुई है, कहाँ पे बनी गई है, जहाँ पे ज़्यादा शोरगुल ना हो वहाँ पे बनी है, वहाँ पे बनी होगी तो उसकी भी जांच की जाएगी। तो ये सारा कुछ ध्यान में रखना जरूरी होता है एक जब शिक्षण संस्थान को संचालित किया जाता है। तो इनका सारा कुछ मूल्यांकन कौन करेगा? नेक करेगी। उच्चतर शिक्षण संस्थानों में शिक्षण अधिगम तथा अनुसंधानों को बढ़ावा देती है। मतलब यदि उनका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है, उनके संस्थान में लर्निंग टीचिंग की प्रक्रिया सही से नहीं हो पा रही है, तो उनको ऑब्वियस सी बात है, जनरल बात है कि उनको कम ग्रेडिंग प्रदान की जाएगी। नेक उनको B+ देगा, D+ देगा। जैसी उनकी जो वो है प्रक्रियाएं हैं, जैसी उनकी सुविधाएं हैं, उनके आधार पर फिर उनको ग्रेडिंग प्रदान की जाएगी। जैसे जो 1.5 निर्धारित 1.50 से जो यूनिवर्सिटी कम ग्रेड पाते हैं तो उन्हें नॉट एक्रीडेटेड बाय नेक, मतलब ये नेक के द्वारा एक्रीडेटेड नहीं होते हैं। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है। 1.5 से यदि कम हुआ किसी यूनिवर्सिटी का, मतलब वो अच्छी यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट नहीं है, तो ये भी ध्यान में रखिएगा। तो
बढ़ावा देता है। एक तरीके से यदि बच्चों का आकलन नहीं किया जाए, एक बच्चा है वो पढ़ रहा है और पढ़ते जा रहा है, बाद में ना ही परीक्षा हुई ना ही कुछ हुई, तो उनका क्या है कि उनका जो आधार है वो बिगड़ जाएगा। वो क्या करेंगे कि अरे कुछ असेसमेंट और मूल्यांकन कुछ हो नहीं रहा है, तो बच्चे एक होता है कि रिजल्ट के लिए भी पढ़ाई करते हैं, तो ऐसा होता है। यहाँ पे भी नैक किसके लिए, सुधार के लिए प्रोत्साहित करती है, मोटिवेट करती है। यदि वो कम ग्रेडिंग पाते हैं कोई कॉलेज है, तो इन फ्यूचर वो आगे अपना अच्छा परफॉर्मेंस करें, है ना, अपने कॉलेज को और बेहतर बनाएं और ज़्यादा वहाँ पे डेवलपमेंट करें, तो ये सारी चीज़ें इम्पॉर्टेंट हो जाती है। उच्चतर शिक्षा में स्वमूल्यांकन, जवाबदेही, स्वायत्तता और इनोवेशन टेक्निक, नौ पद्धतियों का प्रोत्साहित करना, मतलब कि नए नए जो टेक्निक्स हैं, तकनीक हैं, उनको लाना। यदि एक कॉलेज है नई नई तकनीकें ला रहा है ना, पढ़ाने की जो योजनाएं हैं उनमें नई तकनीकें ला रहा है ना, नई पद्धतियाँ इंक्लूड कर रहा है, तो इन सारी चीज़ों को भी नैक क्या करती है, ध्यान में रखती है, उनके हिसाब से उनका आकलन करती है और उनको प्रोत्साहित करती है। नैक टोटल नंबर के आधार पर इंस्टीट्यूट को ग्रेड देती है ना, जैसे A++ हुआ। A++ अभी किस यूनिवर्सिटी ने ग्रेड पाया है, तो लखनऊ यूनिवर्सिटी ने A++, और A+ किसी का होता है कि कोई A+, B+, ऐसा ग्रेड प्रोवाइड किया जाता है नैक के द्वारा। 2022 में लखनऊ यूनिवर्सिटी को A++ से एक्रेडिफाई किया गया, मतलब A++ दिया गया। MP में माधव साइंस कॉलेज है, सॉरी मैंने यूनिवर्सिटी बोला था, MP में माधव साइंस कॉलेज है, सुधार लीजिएगा आप लोग, माधव साइंस कॉलेज उज्जैन A++, तो A++ इसे मध्य प्रदेश में दिया गया है। अब बात करते हैं एक कंफ्यूजिंग संस्थान है NBA तो सिलेबस में नहीं है, लेकिन क्वेश्चन बन सकते हैं, तो थोड़ी सी इसके बारे में भी देख लेते हैं। नेशनल बोर्ड ऑफ एक्रीडिटेशन, ये क्या है, नेशनल बोर्ड ऑफ एक्रीडिटेशन, जो AICTE द्वारा स्थापित किया गया है। वह किसके द्वारा स्थापित किया गया था, UGC के द्वारा, और ये AICTE के द्वारा स्थापित किया जाता है। AICTE मतलब जो तकनीकी जो कोर्सेज चलाए जाते हैं, जैसे इंजीनियरिंग हो गए, मेडिकल हो गए, फार्मेसी हो गया, मतलब व्यवसायिक आधारित जो प्रोग्राम्स होते हैं, उन कोर्सेस की गुणवत्ता को आकलित करता है कौन, NBA। तो AICTE द्वारा जितने भी कोर्सेस चलाए जाते हैं उन पाठ्यक्रमों के गुणवत्ता का आकलन करता है। तो ये इम्पॉर्टेंट है। केवल और केवल जो नैक है वो सारी चीज़ों का आकलन करता है, सारी फैसिलिटी का, इंफ्रास्ट्रक्चर का, सब सारी चीज़ों को ध्यान में रख के उनका असेसमेंट करता है। लेकिन ये केवल स्पेशल जो प्रोग्राम होते हैं, तकनीकी कोर्सेस वाले जो प्रोग्राम चलाए जाते हैं, उनका असेसमेंट करता है। जैसे आप देख लीजिए, टेक्निकल प्रोग्राम इंजीनियरिंग हो गया, मैनेजमेंट, फार्मेसी, आर्किटेक्चर, हॉस्पिटैलिटी, टूरिज्म मैनेजमेंट एंड कंप्यूटर एप्लीकेशन, ये व्यवसाय आधारित पाठ्यक्रम है। इनका जो आकलन है वो कौन करेगा, NBA करेगा। NBA की स्थापना 1994 में हुई थी, नैक की भी स्थापना 1994 में हुई थी। NBA फुल मेंबर है वाशिंगटन अकॉर्ड का। वाशिंगटन अकॉर्ड जो है ये इंटरनेशनल एलियंसेस है, इंजीनियरिंग एलियंसेस है, तो ये इसका फुल मेंबर है। बस इतना ही इसके बारे में। तो फ्रेंड्स, आपको मेरा चैनल यदि अच्छा लगा हो, पढ़ाने की प्रोसेस है वो अच्छी लगी हो, तो मेरे चैनल पे बने रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, जिससे मुझे भी थोड़ी मोटिवेशन मिले, प्रोत्साहन मिले और आगे आपके लिए वीडियो मैं लगातार बनाते रहूं, वो प्रयास अपना करते रहूं। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले टॉपिक में।